हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीरीज। तो अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर अप टू द ओम्स लॉ कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि करंट एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज करंट अलग चीज होती है और जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब दोनों में सिमिलरिटीज है बट एक माइनर डिफरेंस भी होता है। तो वहां पे मैं भूल गया था बताना द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नई चीज नहीं है। मैंने आपको बताया था कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, ये तो आपको मालूम है। और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज अ एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड वीडियो पे और यहाँ पे हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए देन डू कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो। एंड लास्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के अंदर मैं करूँगा एक्सप्लेन लास्ट में। अभी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम आते हैं आज के टॉपिक पे, रजिस्टर क्या होता है। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मतलब ये करंट को रोकता है रेजिस्टेंस, ये आपको मालूम है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है आपका, है ना, रेजिस्टेंस इज बेसिकली प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी अगर है तो ये प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर के पास होनी चाहिए, और वही प्रॉपर्टी जो किसी कंडक्टर के पास ये होती है रेजिस्टेंस की, उसे हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टर बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, रजिस्टर के पास होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हाउ द रजिस्टर लुक अलाइक। तो देखिए यहां पर, एक सेकेंड। तो यहां पे आप देख सकते हैं रजिस्टर, है ना, इस तरह से आपको दिखाई देता है रजिस्टर, और इसके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब देखिए आपको ये मालूम है कि रेजिस्टेंस को हम काहे में नापते हैं, हम नापते हैं इसको ओम्स में, है ना, 30 ओम्स 40 ओम्स डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसके कलर कोडिंग के ऊपर, है ना। और ये कलर कोडिंग से इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो ये पढ़ना होता है आपको 12th क्लास के अंदर, है ना। तो वहां पे चैप्टर नंबर 3 है आपके फर्स्ट बुक के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी है। तो ये वहां पर पढ़ेंगे कि हाउ द कलर कोडिंग विल वर्क। तो आपको मैंने दिखा दिया कि आपका जो होता है रजिस्टर वो किस तरह का दिखाई देता है। वापस आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज रजिस्टर ऑल्सो। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपका मेन टॉपिक, है ना, दैट इज अ फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसको प्रॉपरली अलग समझते हैं हम लोग कि क्या होता है ये। तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। अब ये तो आपने याद कर लिया, और ये आपको मालूम है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि अगर हम इधर की वैल्यू बढ़ाएंगे लेंथ की, सो आर विल ऑल्सो इंक्रीज, और अगर लेंथ कम करेंगे सो आर विल ऑल्सो डिक्रीज। ये तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, हाउ डज इट वर्क। देखिए, अगर मैंने बनाया इतना लंबा रेजिस्टेंस, है ना, समझिएगा ध्यान से, और ये है रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा सा। तो आपको मालूम है कि इस फर्स्ट वाले को नाम मैं ए देता हूं मान लीजिए, एंड सेकंड का नाम क्या देता हूं मैं, बी देता हूं। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, ये कॉपी में नहीं करना होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में आर की वैल्यू ज्यादा है, फर्स्ट वाले में जो वैल्यू ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे देखो इसके अंदर वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पर लेंथ कितना ज्यादा है, इतना लंबा लेंथ। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसको रुकावट यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक, इतने लंबे लेंथ के लिए उसको रुकावट मिलेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन बी वाले में फ्लो होता है तो इसको रुकावट मिलेगा सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, छोटे से लेंथ के लिए। तो मतलब क्या कि अगर देखो लेंथ इतना बड़ा तो उसमें रुकावट भी उसको इतना वक्त के लिए मिलेगा, और लेंथ अगर छोटा तो रुकावट मिलेगा बहुत ही छोटे से वक्त के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और लेंथ डिक्रीज करोगे तो आपका जो है रेजिस्टेंस दैट विल आल्सो डिक्रीज।
ठीक है, तो ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ से इसको भी रब कर देते हैं। ओके, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, लेंथ इतना लंबा तो रुकावट भी मिल जाएगा उसको बहुत लंबे वक्त के लिए, सो इट विल ऑल्सो इंक्रीज। और लेंथ बहुत छोटा तो उसका रुकावट बहुत ही कम वक्त के लिए, सो इट विल डिक्रीज। ठीक है, सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बहुत ही क्रिस्टल मैनर में क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म इसमें, कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देखिए आपका जो वायर होता है दैट इज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। आपका जो वायर होता है कंडक्टिंग वायर, वो किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, पतला सा वायर। ठीक है, अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि मान लीजिए एक वायर है, उसका ये वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये कैसा होता है आपका, दैट इज अ सर्कुलर। तो मतलब अगर कोई पूछ ले आपसे कि एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, तो दैट इज अ पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे होता है लाइक अ सर्कल, सो इट इज अ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है, कि एक देखो मैंने बनाया कंडक्टर, ऐसा छोटा सा कंडक्टर बनाया मैंने, है ना, और देखो इसका एरिया भी बहुत छोटा सा है। अब बनाता हूँ एक और कंडक्टर, इसका एरिया मैंने देखो मैंने इंक्रीज कर दिया इसका एरिया, तो मैंने बना दिए 2 कंडक्टर, एक का एरिया बहुत छोटा, एक का एरिया उससे बड़ा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है जब आपके कंडक्टर में फ्लो होंगे, तो जब इसका एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने में दिक्कत आएगी। अब जाने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, आपके इस एरिया के पास देर विल बी मोर क्राउडिंग। तो अगर आपने एरिया डिक्रीज किया, ठीक है, तो क्राउडिंग बढ़ गया आपका, और क्राउडिंग बढ़ गया तो आपका जो है रेजिस्टेंस वो भी क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने एरिया को छोटा रखा था तो क्राउडिंग बढ़ गया, और क्राउडिंग बढ़ गया तो आपका जो रेजिस्टेंस है, रुकावट, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड केस। अब मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपने एरिया को बड़ा कर दिया। तो मैंने एरिया को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर ईजिली निकल जाएंगे तो रुकावट कम हो जाएगा, देयरफॉर आर विल डिक्रीज। तो इस तरह से आपका इक्वेशन फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये चीज़ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था, क्योंकि आप इक्वेशन को रटने से, स्टेटमेंट को रटने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नोट्स के लिए वापस बोल रहा हूँ, डू कॉमेंट, आई विल प्रोवाइड यू इन अ वेरी सिंपल मैनर। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंबाइन करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों की मदद से मैं बोल सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो एल इंटू 1/a। अगर मैं एल इंटू 1/a करूँगा तो क्या आएगा मेरा, एल इंटू 1 एल ही होगा, और अपॉन में ए, ये आ गया। ठीक है, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू L/a। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको ये मालूम होता है कि जब भी हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या आता है आपका, इक्वल टू, याद है, और क्या आता है, कांस्टेंट आता है। सो इट इज आर इक्वल टू, और यहाँ पे जो आता है कांस्टेंट वो क्या होता है, रो। देखो उसको कैसा बनाते हैं, ऐसा करके, ये ऐसा, ये रो हो गया, है ना, और L/a तो ऐसा है। ठीक है, अब समझते हैं, टेंशन मत लो। ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये है मेरा रो, RHO रो, और ये क्या होता है, दैट इज रजिस्टिविटी, दैट इज रजिस्टिविटी। अब समझते इसके बारे में, है ना, आराम से समझते, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो देखो फर्स्ट सेकंड को कंबाइन किया, ये बन गया, देखो मेरा इक्वेशन यहाँ पर ये बन गया, और यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाया मैंने तो इक्वल टू आ गया, और एक कांस्टेंट आया, जैसे हमने ओम्स लॉ में क्या लेके आए थे, आर लेके आए थे, है ना। आपने नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया रो, ये क्या होता है मेरा, रजिस्टिविटी। अब आइए समझते हैं रजिस्टिविटी क्या होता है, क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, सब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो लेंथ पे तो डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, है ना। तो पहले मैं टेम्परेचर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आएंगे हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो ये ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर,
सो आर ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी हम थ्योरी वाली बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि सपोज आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इसके अंदर हैं, है ना, ऐसे थाउजेंड्स लाखों इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। और यहाँ से आपका ये बैटरी का आपने सप्लाई दे दिया और यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मैं स्विच वगैरह लगा सकता हूँ, बट मैं मुद्दे वाली बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि इस कंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो कंडक्टर का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इसको टेम्परेचर दिया तो इसकी एनर्जी और फास्ट हो गई और ये फास्ट मूव करने लग गए, तो ये आपस में से टकराने लग गए। और अगर ये आपस में टकराने लग जाएंगे तो रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज ये टकराएंगे तो इनको जाने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज ये बार बार टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं। तो मतलब ये कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया किसी भी मेटलिक कंडक्टर का, तो वहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और बढ़ गई, और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड और बढ़ गई तो ये ज्यादा कोलाइड होंगे, और अगर ये कोलाइड ज्यादा होंगे सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रुकावट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। एक चीज और आप सुनिएगा कि रेजिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ये किसके लिए होता है, फॉर द मेटलिक कंडक्टर, फॉर द मेटलिक कंडक्टर, ठीक है। और ये आपको 12th क्लास में एक अलग से टॉपिक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग के लिए अलग से। तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू कब होती है इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। किसके लिए, मेटलिक कंडक्टर के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, देयरफॉर स्पीड विल डिक्रीज। अगर स्पीड डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। अगर हम बात करें अलॉय के लिए, है ना, अलॉय मतलब क्या, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मालूम है आपको अलॉय। तो अगर मैं अलॉय की बात करूं, अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं, है ना, तो इन केसेस के अंदर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है ना, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है फॉर द अलॉय एंड द सेमीकंडक्टर। अब इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये 12th क्लास में अलग से है, बट मैंने आपको हल्का सा बेसिक नॉलेज दे दिया, है ना, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ हर एक चीज पढ़ने से मतलब नहीं है, कुछ बेसिक नॉलेज एक्स्ट्रा भी आपको होना चाहिए, तो मैंने आपको उसके अंदर ये बता दिया, ठीक है। तो अलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अब उसके लिए अलग चीजें होती हैं और 12th क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक और फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आपको हेल्प लगे देन डू कमेंट ना, यार हूँ तो सही बताने के लिए, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम रजिस्टिविटी के बारे में। तो देखिए यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या आया, है ना, देखो यहाँ से फाइनल फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। एक बार आप देख लो, यहाँ से मैंने किया था सॉल्व इसको, देखो ध्यान से, और यहाँ से कंबाइन किया था तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया था, ठीक है। और इसी को मैंने देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं साइड कर देता हूँ, अब सामने फोकस करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। अब समझते हैं कि रेजिस्टिविटी आखिर होता क्या है। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है ना, कि कौन सा मटेरियल करंट को कितना रोक सकता है। सो बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट एक्सप्लेन अस अबाउट हाउ मच एनी कंडक्टर या हाउ मच एनी मटेरियल कैन रेजिस्ट द करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल करंट को कितना रोकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं आपको तो और समझ में आएगा, जैसे कि पेपर, पेपर एक मटेरियल है ना, पेपर एक मटेरियल। मैंने बोल दिया आपको मान लो प्लास्टिक, मैंने आपको बोल दिया सिल्वर, मैंने आपको बोल दिया इसके अंदर आयरन, ये सारे एक मटेरियल से अपने आप में, है ना, डिफरेंट मटेरियल से। तो कौन सा मटेरियल करंट को कितना रोकता है, यही क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी। और इन सब की वैल्यूज भी होती है, शायद इसके पेज पे नीचे दिया रहता है इसकी वैल्यू, हाँ देखो यहाँ पर देखो वैल्यू गिवन है सबकी, कि देखो सबसे ज्यादा
पेपर, है ना, ड्राई पेपर, कितना, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻12, मतलब समझ रहे हो आप, 1,00,000 करोड़ इतनी वैल्यू। तो अगर आप क्या जाओगे, ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, तो जो आपकी वैल्यू है रजिस्टिविटी की, वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, ऊपर जाने से क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है इसके अंदर। स्टेबल के अकॉर्डिंग आप ऊपर जाओगे, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो सबसे कम किसकी होती है, सिल्वर वायर की, 1.60 इंटू 10⁻⁻8। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैल्यूज आपको याद करनी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर हर एक चीज क्या बोला है, देखो यहाँ पे स्टार करके, यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यूज, है ना, सिर्फ आपको ये देख के न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, और अगर एग्जाम में आती भी वैल्यूज सो दे विल मेंशन यू इन द क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे आप एक दो याद कर लेना ताकि लगे कि कुछ नॉलेज भी है। ये सिल्वर का याद कर लेना फर्स्ट पे, और याद कर लेना आपके पेपर का, है ना, इसकी वैल्यू। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट टेल अस अबाउट हाउ मच एनी मटेरियल कैन रजिस्ट द करंट। अब देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ वैल्यूएबल चीजें दी हुई है यहाँ पर, कि द मेटल्स एंड अलॉय, है ना, द मेटल्स एंड अलॉय हैव वेरी लो रजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। तो मेटल्स में, अलॉय में इसका रेंज कितना होता है, तो कितना कम होता है, -8 से लेकर -6 के बीच में। और वही फॉर द इंसुलेटर, देखो रेंज कितना ज़्यादा है यहाँ पर, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक। तो इस रेंज को एक बार आप ध्यान से मार्क कर लेना, है ना, इस रेंज को आप मार्क कर लेना। देखो हर एक चीज़ क्या होता है ना, कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10th क्लास में हो, 11th में आओगे, 12th में आओगे, अगर हर एक चीज़ आपको एकदम सजा के दे देना तो आप उसको उतना वैल्यू नहीं करोगे और उस चीज़ को आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन अब हर एक चीज़ के नोट्स खुद से बनाओगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप बुक लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, हर एक चीज़ अपने हिसाब से मार्क करो, नोट्स बनाओ, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने खुद से मेहनत करी है तो चीज़ें आपके दिमाग में टिक जाती है, बिकॉज आपने उस पर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, लेकिन रही बात नोट्स की, अगर आप चाहते हो तो मैं तो प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, ये ओम मीटर क्या है, ये होती है रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, है ना। तो जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मेरा फॉर्मूला कहाँ गया, मेरा फॉर्मूला ये है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन है, ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। ये रो ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दो, रो बन गया। थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है ना कि कोने में, अब इसको आप इतना ले गए इधर या इतने में छोड़ दिया, इतना कोई देखता नहीं है, बस ये हो गया आपका रजिस्टिविटी, सिंपल। अब देखो हमें क्या निकालनी है, इसकी एसआई यूनिट। तो ये रहा मेरा फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी विच इज ओम मीटर, है ना। रटना नहीं है, दिमाग से काम करना है। देखो मुझे क्या चाहिए, द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो क्या इस फॉर्मूले को मैं आर ए, क्या आर ए क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन एल इज इक्वल टू रो, ऐसा भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ नीचे से। नोट्स खुद की मेहनत से बनाओ, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे बाद में कि भैया आपने सही बोला था। ठीक है, तो देखो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो हो गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये कहाँ में नापते हैं, ओम्स में, तो बना दिया ओम मैंने। एरिया क्या होता है मेरा, ये होता है मीटर स्क्वायर, सबके लिख रहा हूँ मैं ऐसा यूनिट। भैया रेजिस्टेंस ओम्स में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है, ये होता है मीटर में, इज इक्वल टू रो। तो मीटर से मीटर कैंसल, ऊपर 2 मीटर है बिकॉज मीटर स्क्वायर है ना, सो ओम मीटर इज इक्वल टू रो, और यही हो गई इसकी एसआई यूनिट। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमने फैक्टर अफेक्टिंग भी बात कर लिया, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। देखिए वही सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है आपको, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये टेबल तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल गिवन है, ये सब करेंगे हम लास्ट में, है ना, वीडियो के एंड में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी हम थ्योरी जो भी है ये खत्म कर लेते हैं, और आपको न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ यही चैप्टर है, इसके बाद का चैप्टर जो है उसमें न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और न्यूमेरिकल तो सिर्फ फिजिक्स में होता है 10th क्लास तक, है ना।
तो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये करेंगे आराम से। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बोला गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, है ना। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये डेरिवेशन बहुत काम के होते हैं और ये फॉर्मूला भी बहुत काम का होता है इसका, है ना, फॉर न्यूमेरिकल्स। तो ये तो यहाँ पे बस नॉर्मल सी थ्योरी गिवन है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। मतलब यहाँ पे स्किप करने का मतलब ये वही चीज़ है जो हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ खास दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ दिस इज द मेन थिंग। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई द एमीटर इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वाई द वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एमीटर मतलब क्या, एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सब कुछ एक्सप्लेन किया फर्स्ट वीडियो के अंदर। एमीटर काम क्या होता है इसका, इट मेजर वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई से मैंने इसको लिख दिया, एंड आपका वोल्ट मीटर, है ना, मेजर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सिंपल, ये तो आप लिख ही लोगे यार, इतना तो सबको आता है 10th क्लास में हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि देखो, एमीटर हमेशा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्ट मीटर क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब समझ में आना चाहिए भैया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या। देखिए आखिर ये सीरीज और पैरेलल होते क्या हैं, आइए समझते हैं। पहले हम बात करते हैं कि एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों होता है, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं आपको। वाई एमीटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज, वाई इट्स रेजिस्टेंस इज लो, और इसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर जानने की करते कोशिश। ओके, देखिए यहां पर बनाया मैंने आपको एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्विच लगाना है तो ये भी लगा दो, थोड़ा डेकोरेटिव कर देते हैं। और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमें यूज़ करना है अभी, आपका एमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए एमीटर के लिए, और ये लगा दिया। अब देखिए यहाँ समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको सीरीज में क्यों लगाते हैं, और इसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। तो देखिए आपको ये मालूम है कि आपके बैटरी के पॉजिटिव साइड से क्या निकलता है, करंट, तो यहाँ से आपका करंट निकला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, इसके ऑपोजिट आते हैं, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, मान लीजिए आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, मतलब यहां से करंट ने चलना स्टार्ट किया, और यहां से देखो इस पॉइंट से, मतलब ये प्लस से और ये माइनस पे मुझे पहुंचना है घूम के यहाँ पर, और बार बार घूमते रहना मुझे जब तक मुझे बल्ब को रन करना है, ग्लो कराना है। तो यहाँ से करंट ने चलना स्टार्ट किया और मुझे पहुंचना माइनस पे, तो क्या मेरे पास प्लस से इस माइनस तक आने के लिए कोई और रास्ता है, कोई और रास्ता पॉसिबल है। मुझे सिर्फ यही रास्ता है मात्र जिसमें मुझे फ्लो कराना पड़ेगा इस करंट को, ठीक है। तो अगर आपका करंट का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, खुद को ले मान लो, और यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो, तो आपको घूम के यहाँ पर आना है, कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से आपको ऐसे अलग से बना दिया रास्ता, है ना, कि आप यहाँ से घूम के ऐसे आ जाओ, नहीं है ना यहाँ पर। तो देयरफॉर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज द पाथवे ऑफ करंट इज ओनली सिंगल। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने एमीटर, तो सीरीज के अंदर एमीटर को कहीं भी लगा दो, वो कहलाया क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसको हम सीरीज में लगाते क्यों हैं, है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और मेरा करंट पूरा कहाँ पे होता है, हमेशा याद रखिएगा, करंट की जो होती है ना टोटल वैल्यू, वो कहाँ पर होती है, हमेशा सीरीज के अंदर होती है ना। सीरीज के अंदर ही, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही करंट क्या होता है आपका, टोटल फ्लो करता है।
तो अगर मुझे टोटल करंट की वैल्यू मेजर करनी है तो कहाँ पे लगाना पड़ेगा एमीटर को? सीरीज के अंदर। बस सिंपल सी बात है, करंट टोटल कहाँ पर है? सीरीज में है। करंट टोटल कहाँ पर है? सीरीज में है। तो हमको अगर करंट की वैल्यू मेजर करनी पड़ेगी या मेजर करना चाहता हूं मैं, तो करंट अगर सीरीज में है मतलब टोटल, तो एमीटर कहाँ लगाऊंगा मैं? सीरीज के अंदर। सिंपल सी बात है। तो इसलिए क्या लगाते हैं इसको हम सीरीज के अंदर, बिकॉज सीरीज में लगाने से मुझे करंट की टोटल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट। अब आता है सेकेंड पॉइंट, वाई इट्स रेजिस्टेंस इज लो। देखो, एमीटर एक डिवाइस है, नॉर्मल सी बात है कि एमीटर आपका देखो ये ऐसा एक एमीटर डिवाइस है और यहाँ पे एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। माइनस इधर बना दो, प्लस इधर बना दो, ठीक है ना? आपने देखा होगा ना कि आप वहाँ पे टीवी जहाँ पे आपके खराब हो जाती है, टीवी लेके जाते हो, या जहाँ पे आपका मिक्सर खराब हो जाता है ना, इलेक्ट्रिकल शॉप पे लेके जाते हो, तो उनके पास एक मीटर होता है और वहाँ से 2 वायर निकले रहते हैं और उसके अंदर लगाते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पे निडल ऐसे ऐसे करता है वहाँ पर, है ना? तो देखिए, एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है? इसके अंदर वायरिंग की गई है, ये अंदर भी वायरिंग की गई है, और आपको मालूम है कि अंदर अगर मेटलिक वायर है तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, बिकॉज हर एक कंडक्टर अपने आप में क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपका नॉर्मल कॉपर वायर, आपका नॉर्मल सिल्वर वायर, आपका नॉर्मल एल्यूमिनियम वायर वायर हर एक वायर अपने आप में क्या? रेजिस्टेंस है। तो हुआ क्या कि इस एमीटर के अंदर भी सर्किट बना हुआ है, अंदर वायरिंग की गई है, और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो नहीं होगा, तो क्या हुआ कि देखो, यहाँ से मेरा जो करंट आया, उस करंट को इसके अंदर के रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। और अगर इसका अंदर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से जो मेरा करंट आ रहा है वो करंट क्या हो जाएगा? मेरा अंदर आने के बाद वेस्ट हो जाएगा, और ये एमीटर उस करंट की वैल्यू को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि मेरा यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया और अगर इसके अंदर आर की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मेरा यहाँ पे कुछ करंट वेस्ट हो गया और यहाँ पे कितना निकला? मेरा मात्र 8.2 ही निकला। तो यहाँ पे भैया मेरा 1.8 तो गायब ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर का रेजिस्टेंस ज़्यादा था। तो मतलब ये कि अगर किसी भी कंडक्टर का, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगा तो मेरा करंट कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर करंट वेस्ट हो जाएगा तो ये एमीटर एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये हो गया कि इसके अंदर का आर ज़्यादा क्यों नहीं होता है। अब लो करने का फायदा क्या है? आंसर आपके सामने ही है। अगर इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस लो होगा तो ये करंट को कम रोकेगा, करंट को रुकावट बहुत ही कम देगा, और करंट को अगर रुकावट बहुत ही कम देगा तो यहाँ से करंट आपका इजीली निकल जाएगा, और करंट अगर इजीली निकल जाएगा तो करंट की एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा, क्योंकि इसने खुद ने करंट को वेस्ट नहीं किया। सो दिस इज द रीज़न कि इसका जो होता है रेजिस्टेंस वो लो क्यों होता है और इसको हम सीरीज में क्यों लगाते हैं। आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका जो होता है वोल्ट मीटर, इसको हम लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और वोल्ट मीटर का जो होता है आपका रेजिस्टेंस वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। So the question is, why voltmeter in parallel combination and why its resistance is high? तो आइए करते हैं जानने की कोशिश। ठीक है, उसके पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि जब आपका करंट डिवाइड हो जाए 2-3 रास्तों में या 2 रास्तों के अंदर भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे डायग्राम को, ये पॉजिटिव साइड से करंट आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए आप करंट खुद को समझ लीजिए, तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ए, और यहाँ पे नाम देता हूँ इस पॉइंट को नाम बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल से चलना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से ए तक आने का कोई और रास्ता है क्या? नहीं है, सिंगल पाथवे है। हाँ, वो पाथवे को मैंने मोड़ दिया ऐसे, बट रास्ता तो एक ही है। अब देखो, ए तक आने के बाद सिंपल सी भाषा में 2 रास्ते हैं, या तो मैं ऊपर से निकल जाऊं या मैं निकल जाऊं ऐसे सीधे निकल जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपका करंट डिवाइड हो सकता है 2 रास्तों के अंदर, 3 रास्तों के अंदर, मतलब 2 तो कम से कम चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसको आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ऊपर मेरा वोल्ट मीटर है और नीचे मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो देखो दोनों क्या आपस में पैरेलल दिख रहे हैं आपको, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल है ना? तो मैंने दोनों वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए समझते हैं कि इसको हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं, है ना? तो देखिए,
आपका जो वोल्ट मीटर होता है, इसका काम क्या होता है, या वोल्ट मीटर काम क्या होता है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका काम क्या होता है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और अगर दो पॉइंट के बीच में, है ना, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि ये काम क्या होता है वोल्ट मीटर का। तो इसके लिए ही हम क्या इसको लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में करता है मेजर। तो दैट इज अ रीजन कि व्हाई इट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक वे में और समझ सकते हो कि वोल्ट मीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि यहां से आपका करंट चलना स्टार्ट हुआ। अब ए पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, कि ये करंट ऊपर से भी निकल जाएगा, एक ऑप्शन तो है, और या तो करंट निकल जाएगा सीधे ऐसे, बिकॉज ये करंट चाहता है किसी भी हालत में इसको यहाँ माइनस तक पहुंचना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। मतलब इस रास्ते में ऊपर क्या है, रुकावट काफी ज्यादा है। रेजिस्टेंस मोर, मोर रुकावट, मोर ऑब्स्टिकल। तो कोई भी क्या चाहेगा कि एक सिंपल से रास्ते से निकल जाए। तो यहाँ पे करंट आने के बाद क्या होता है, आपका ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि ऊपर जो आपका वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये आपका निकल जाता है इधर से ही। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा क्यों है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि अगर मुझे निकालना है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये जो आपका क्या है बल्ब है, कुछ इसके आर की वैल्यू होगी। ठीक है, और मुझे ए से बी के बीच में क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, ए से बी के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी निकालना है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, और क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, आई चाहिए। तो बल्ब के पास तो आर तो होगा, रेजिस्टेंस तो होगा, या बल्ब की जगह कुछ भी लगा दो आप, कुछ भी, है ना। और अगर इसके पास बल्ब के पास आर है तो इस रास्ते में करंट चाहिए। और अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा टोटल करंट यहाँ से जाए, क्योंकि अगर करंट ऊपर चले जाएगा तो करंट यहाँ पे आ नहीं पाएगा, और करंट यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो आप V इजिकल टू आई आर फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे। इसलिए क्या करा मैंने, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया। तो मेरा जो करंट है मैं चाहता हूँ कि इधर इस सीधे रास्ते में जाए, क्योंकि अगर ये करंट सीधे रास्ते में जाएगा तो इस करंट का और इस आर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वोल्टेज मिल जाएगा, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, दैट इज आंसर, सिंपल। ओके, तो इसको हमने इसलिए लगाया इसको सीरीज के अंदर, सॉरी पैरेलल के अंदर, ताकि मुझे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। और इसके अंदर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई इसलिए होता है ताकि आपका जो पूरा करंट है वो सर्किट के अंदर से फ्लो हो सके। ठीक है, ताकि अगर आपका पूरा करंट सर्किट में फ्लो होगा तभी आप V इजिकल टू आई आर लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिल पाएगी। लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि वोल्ट मीटर असली में उतनी एग्जैक्ट वैल्यू देता नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर, है ना। पोटेंशियोमीटर से ही हम वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं एंड दैट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको लाइफ में उतना यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना, ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस होता है, ठीक है, दैट गिव द मोर एग्जैक्ट वैल्यू। देखो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर दैट गिव द मोर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज। क्योंकि इसको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है तो उतना ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते, ये करते ही नहीं है। हम वोल्ट मीटर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है वैल्यू फिर भी वो। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है इतना ज़्यादा डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, अगेन इन द 12th क्लास। बिकॉज आपका 10th का सिलेबस और 12th का सिलेबस सेम होता है, बट 12th के अंदर एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप इतना सिर्फ नॉलेज रखिए कि वोल्ट मीटर से भी ज़्यादा एडवांस क्या होता है आपका पोटेंशियोमीटर। लेकिन हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते पोटेंशियोमीटर को, बिकॉज इसको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता है। इतना काफ़ी अभी के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं, तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके डेरिवेशन भी करेंगे। सो अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये क्या है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए
कि आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों सीरीज में है, और यहाँ पे देखिए 3 रेजिस्टेंस, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि तीनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैंने क्या बोला कि इस रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके सामने 3 रेजिस्टेंस है, और ये आपका एमीटर, ये आपका वोल्ट मीटर। तो यहाँ से देखिए, इसको हम करते हैं अलग से बना के प्रॉपरली, है ना, ये तो बुक का बना हुआ है, हम प्रॉपरली अपना बनाते हैं, बस करते हैं इसको अच्छे से। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, समझते प्रॉपरली आखिर ये चीज़ है क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम और समझते हैं। तो हियर यू कैन सी रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, तीनों सीरीज में है। तीनों सीरीज में क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको मालूम है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपका स्टार्ट होता है, आपको बताया है बैटरी के पॉजिटिव साइड से करंट निकलता है। अब मुझे घूम के वापस पहुंचना यहाँ पर माइनस पे, तो मैंने आपको बताया था सीरीज में रास्ता एक ही होता है, तो आपका करंट ऑब्वियस सी बात है यहीं से निकलेगा, रास्ता एक ही है। ऊपर तो क्या आपका वोल्ट मीटर लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और आपको मालूम है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका करंट ऊपर से नहीं जाता है। इन रियलिटी थोड़ा बहुत करंट ऊपर से निकल जाता है, लेकिन करंट का जो मेजर पार्ट होता है कहाँ से जाता है, आपके इसी रेजिस्टेंस से जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले रास्ते को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हम मानते हैं कि जो मेरा मेन करंट है वो कहाँ जाता है, इसी तीनों आर से जाता है। देखिए एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने जो बनाया है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा तामझाम कर दिया है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी का पॉजिटिव, तो एमीटर का पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया कनेक्ट, और देखो ये एमीटर का नेगेटिव कर दिया बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट, और ये लगा दिया बीच में की लगा दिया, मतलब यहाँ पे आपने स्विच को ऑन कर दिया है। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली बना दिया है ना, सब कुछ करके। बट मुझे मतलब है या हमें मतलब है हमारे फॉर्मूले से हमें लाना क्या है, तो हमें यहाँ पे ड्राइव पर क्या लाना है, आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करके लाना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर लगा दिया वोल्ट मीटर, अगर मैं इस सर्किट के अंदर इसको नहीं भी बनाऊं तब भी मेरा आंसर तो आ ही जाएगा, है ना, और कोई इशू भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक डिवाइस है ताकि यहाँ पे वोल्टेज मिल जाए, आप इसको नहीं शो करोगे फिर भी कोई टेंशन नहीं है, आप लगा दो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो बेसिकली करंट थोड़ा बहुत इस रास्ते से जाता है ऊपर वोल्ट मीटर से, चलो बना ही देता हूँ मैं, है ना, थोड़ा बहुत जाता है ऊपर से, लेकिन मेरा जो मेजर पार्ट करंट कहाँ से आएगा, इसी रास्ते से जाएगा, बिकॉज R1, R2 एंड R3 का रास्ता सेम ही है, तो मतलब सीरीज में करंट का रास्ता क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो जो मेरा करंट होगा R1 के लिए वही करंट होगा मेरे R2 के लिए, और वही करंट होगा मेरे R3 के लिए, क्योंकि करंट का रास्ता सेम है। मैं वापस बोल रहा हूँ करंट ऊपर जाएगा बट थोड़ा सा जाता है बस, है ना, बिकॉज उसका आर क्या होता है वोल्ट मीटर का काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए हमें ये फॉर्मूला लाना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको लिखना होता है प्रॉपरली कि सीरीज के अंदर आपका करंट क्या होता है, कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, वेरिएबल। याद रखिएगा सीरीज में करंट सेम क्योंकि रास्ता सेम है, और यहाँ पे अलग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, V1, R2 के लिए V2 एंड R3 के लिए V3 हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2 एंड R3, आप R4 ले लो, R5 ले लो, बट हमें मतलब है एक लॉजिक से, तो 3 से हमारा आंसर का लॉजिक जो है वो आ जाता है। तो देखिए 3 रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, और तीनों के अंदर करंट का रास्ता एक ही है, तो आई विल बी सेम, पहली बात ये। सेकंड बात ये, तीनों का वोल्टेज अलग क्यों होगा, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है जब तीनों का रेजिस्टेंस अलग है तो तीनों का वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग होगी, इसलिए तीनों के लिए क्या बोल दिया मैंने, V1, V2, V3 बोल दिया। यहाँ पे लगा दिया मैंने एमीटर ताकि मुझे करंट की वैल्यू मिल जाए, और यहाँ लगा दिया वोल्ट मीटर ताकि वोल्टेज की वैल्यू मिल जाए। अगर आप एमीटर वोल्टेज और वोल्ट मीटर नहीं भी लगाओगे
तो भी आपका ये जो डेरिवेशन का ये जो आंसर है ये तो आ ही जाएगा। अब देखो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, करंट, और वेरिएबल क्या होता है, वोल्टेज। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका वेरिएबल होता है ना उसको हम ऐड करते हैं। तो वेरिएबल क्या है, वोल्टेज, तो मैं ऐड कर दूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हमेशा याद रखिएगा जो वेरिएबल होता है उसको ऐड करते हैं और लिखना भी होता है, और मैं तीनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज मतलब क्या, वी टी बोल दिया, टी मतलब टोटल, है ना। आप वी ई क्यू बोल सकते हो, इक्विवेलेंट एक वर्ड ये भी यूज करते हैं, बट टी इज अ मोर सिंपल टोटल। तो जो होता है वेरिएबल उसको ऐड करते हैं, तीनों को ऐड कर दिया और वी टी हो गया, ठीक है। अब देखिए बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ आपको मालूम है क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, आई आर के बराबर, ठीक है। भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर मुझे ये ओम्स लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से हल्का सा मॉडिफाई करके, वी टी इज इक्वल टू, पे ध्यान देना है ना, वी टी इज इक्वल टू आई आर टी। देखो V इज इक्वल टू आई आर तो है, लेकिन मैं यहाँ पे वी टी की वैल्यू चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, वी टी टोटल वोल्टेज। थोड़ा मॉडिफाई हम कर सकते हैं ना, वी टी और इज इक्वल टू आई, आई को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इस पूरे सर्किट में करंट क्या कांस्टेंट है, तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, आई को छोड़ दो ऐसा कैसा। और यहाँ पे देखो जब इधर टोटल है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या मिलेगा, टोटल, तो क्या बोल दिया, आर टी बोल दिया, ठीक है। अब देखो सिमिलरली वी वन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो ध्यान से, आई आर वन, क्योंकि मेरा आई क्या है, कांस्टेंट है। वी टू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखो ध्यान से, दैट विल बी आई आर टू, है ना। और यहाँ से मेरा V3 क्या हो जाएगा, सिंपल, दैट इज आई आर थ्री। देखो जो होता है वेरिएबल उसको ऐड कर दिया, ठीक है, और ऐड करने पे क्या मिल गया, टोटल V इजिकल टू आई आर होता है, आपको मालूम है। और मैंने मॉडिफाई करके इस फॉर्मूले को V इजिकल टू आई आर को वी टी इजिकल टू आई आर टी लिख दिया, क्योंकि टोटल की जगह पे क्या आएगा, टोटल, वन की जगह पे क्या आएगा, वन, टू की जगह पे आर टू, और V3 की जगह पे आर थ्री। और करंट क्या मेरा पूरा कांस्टेंट है, सो इट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन सब की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव, है ना। तो यहाँ पे लाइन आप लिख सकते हो वही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर एंड फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन सब की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ पे देखिए इस वी टी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ध्यान देना है ना, लिख दिया मैंने आई आर टी लिख दिया। ऑन द प्लेस ऑफ वी टी आई हैव रिटर्न द आई आर टी ऑन द प्लेस ऑफ वी वन, सी हियर सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, आई कैन राइट द वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, ठीक है, प्लस आई कैन राइट द वी टू इज इक्वल टू आई आर टू, एंड आई कैन राइट द वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री। सारी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी। अगर आपको डाउट रहे तो इस वीडियो को बैक करके भी इस चीज़ों को आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत आपको लग सकता है डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको, वक्त का आप इन्वेस्टमेंट करोगे टुवर्ड्स द नॉलेज, टुवर्ड्स द स्किल, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको रिटर्न में मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब देखो एल एच एस आर एच एस से मैंने आई कॉमन निकाल लिया, बिकॉज आई कॉन्स्टेंट होता है। अब देखो यहाँ से from the RHS I have taken the I common, so now it remain R1 plus R2 plus R3, so I से I cancel because I constant है ना यार, तो cancel, so RT is equal to R1 plus R2 plus R3, that is my answer and that was the required derivation। RT is equal to R1 plus R2 plus R3 प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वही बोला ना मैंने कि ये एमीटर और वोल्ट मीटर ये तो उसकी वैल्यू बताएगा, लेकिन डेरिवेशन का कोई हिस्सा नहीं है, तो इसको आप नहीं भी लगाओगे ना तो आपका डेरिवेशन का आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर लेना। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरियसली तो कर लिया हमने। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये पूरा सर्किट डायग्राम, ठीक है।
यहाँ पे वोल्ट मीटर एमीटर आप नहीं लगाओ तब भी आपका जो आंसर है डेरिवेशन है ना, तो गेट द आंसर। तो देखिए मैंने आप बना दिया है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपको दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो तीनों एक के नीचे एक है, पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत देखना है कि तीनों आके मिल रहे हैं, सिर्फ आप ये देखो इसका आधा रास्ता कि ये यहाँ 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 एक के बाद एक तीनों नीचे हैं, तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये इसलिए भी है बिकॉज तीनों में करंट की वैल्यू क्या है अलग अलग है। देखिए पैरेलल क्यों, यहाँ से देखो इस बैटरी के पॉजिटिव साइड से करंट आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ से आया, और मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बोला, ए बोल दिया। तो यहाँ से प्लस से ए तक आने का कोई रास्ता था क्या, नहीं था। लेकिन ए पे आने के बाद तीन रास्ते हो जाएंगे। आपके R1 में करंट क्या गया I1, और R2 में करंट क्या गया I2, और R3 में करंट क्या गया मेरा I3। देखो नीचे लिख दिया मैंने I3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका कि यहाँ पर आपका जो होता है करंट, यहाँ पे क्या होता है आपका करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये क्या होता है वेरिएबल। उल्टा, पहले करंट क्या था कांस्टेंट, यहाँ पे करंट वेरिएबल, और यहाँ पे आपका होता है वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, दैट इज कांस्टेंट, याद रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है आपका कांस्टेंट, और इसीलिए हमारे घरों के अंदर वी यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिकॉज यहाँ पे देखिए आपको मालूम है इंडियन घरों में 220 से 230 वोल्ट आता है। तो आप आपके घर के अंदर आपने देखा होगा कि कम से कम 5-6 आपके लाइक बोर्ड्स तो होते ही है ना, स्विच को प्लग इन करने के लिए। तो आप किसी भी स्विच बोर्ड पे जाओ, वहाँ पे आप उसको मेजर करोगे, दैट इज़ अ रिस्की थिंग, है ना। अगर आप मतलब कोई एल्डर है या जिसको नॉलेज है, वो जब उसको मेजर करेगा तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना कि दैट विल गिव द वैल्यू 220 से 230 के बीच में। और आप कहीं भी चले जाओ घर के अंदर किसी भी बोर्ड के पास, दैट विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, और इसीलिए हम घरों के अंदर आप यूज करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा, आप एक चीज याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि वाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन एट अवर होम। तो पहली बात तो ये कि हर एक पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू सेम मिल जाएगी आपको, ठीक है, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर मान लो आपका कोई भी एक बोर्ड खराब हो जाए, तो आपको मालूम है कि करंट के बहुत सारे रास्ते हैं। तो अगर मान लो ये बीच वाला रास्ता खराब हो गया करंट का, तो करंट आपका ऊपर से निकल जाएगा, करंट आपका नीचे से निकल जाएगा। तो मतलब ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन के वजह से क्या होता है कि अगर आपका एक रास्ता खराब हो गया तो करंट इधर से जा रहा है आपका, तो इस वाले रास्ते के अंदर आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है आप यूज कर लो, बिकॉज करंट आपका डिवाइड होता है ना। तो दैट इज द रीजन। तो करंट यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल, देखो ऊपर I1, बीच में I2 और नीचे I3, और वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे सेम। तो इसके पास भी वोल्टेज V है, इसके पास भी V, और नीचे वाले के पास भी V। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या होता है करंट, तो जो होता है वेरिएबल उसे हम क्या करते हैं ऐड, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। वेरिएबल को ऐड करते हैं, वेरिएबल क्या है करंट, बिकॉज करंट के तीन रास्ते हैं, एंड इट इज इक्वल टू IT टोटल के लिए। अब ओम्स लॉ से आपको मालूम है, बाय ओम्स लॉ आपको मालूम है क्या होता है आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R। अरे देखो V इज इक्वल टू IR, तो यहां से मैं I इज इक्वल टू V अपॉन R भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हल्का सा चेंजेस करेंगे, IT क्या हो जाएगा, देखो यहां से IT इज इक्वल टू V अपॉन RT, है ना, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये तो V रहेगा। तो IT देखो इस फॉर्मूले के अंदर, देखो ध्यान से यहाँ पे इसके अंदर मैंने IT लिखा, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ LHS साइड के IT की, तो दैट विल गिव द टोटल, सो इट विल बिकम द V अपॉन RT। सिमिलरली I1 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से I1 विल बिकम V अपॉन R1, है ना, बिकॉज देखो वोल्टेज यहाँ भी V, यहाँ भी V, बिकॉज इट इज द सेम। और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, और मेरा I3 क्या हो जाएगा यहाँ से V अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ से आपके वैल्यूज आ गई I1, I2, I3 और IT की, और ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दे देना, जो भी नाम देना है, और इसको पुट कर देंगे देखो इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, है ना। इसको आप इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नाम दे देना, और इन सब की वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट के अंदर।
तो देखो आई टी की वैल्यू क्या आई है, वी अपॉन आर टी, तो आई टी लिख दो वी अपॉन आर टी, है ना। आई वन क्या हो गया है, वी अपॉन आर वन, आई टू क्या हो गया है, वी अपॉन आर टू, और आई थ्री क्या हो गया है, वी अपॉन आर थ्री। दोनों साइड से वोल्टेज आपका देखो कॉमन निकाल सकता हूं मैं, सो वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। देखो मैंने एल एच साइड से तो आपका v था और आपके आर एच साइड से भी v है, तीनों से कॉमन निकाल लिया, v से v कैंसल, सो द फाइनल आंसर इज वन अपॉन आर टी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, एंड दैट इज द आंसर ऑफ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि जो होता है आपका वेरिएबल उसको ऐड करते हैं और कांस्टेंट को कॉमन निकाल के काट देते हैं। देखिए यहाँ सीरीज के अंदर आपका वेरिएबल क्या था, यहाँ पे वोल्टेज ऐड किया, यहाँ पर वेरिएबल देखिए क्या है, करंट ऐड किया, कांस्टेंट था यहाँ पे, नीचे क्या है कांस्टेंट देखो वोल्टेज, तो काट दिया, ऊपर कांस्टेंट क्या था मेरा, करंट, तो इसको देखो यहाँ से मैंने काट दिया, है ना। आप एक दो बार देख लीजिएगा ध्यान से, आपको सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं चैप्टर के अंदर और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज हमने ये कर लिया, है ना। यहाँ पे रजिस्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि हम एक डिवाइस को आपस में अरेंज करते हैं ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, रजिस्टर बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बोलने में ऐसा ही आ जाता है, लेकिन बेसिकली वो है क्या, रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि रजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रजिस्टर एक डिवाइस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बट एग्जाम में ये रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन या रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक ही बात है, ठीक है। तो हमने सीरीज कर लिया, फिर इसके बाद देखिए आपके नेक्स्ट पेज पे ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, सब डेरिवेशन का पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये पेज नंबर 211 ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पे इन्होंने आंसर लाया है, देखो यहाँ पे आर एस बोल दिया, यहाँ पे सीरीज के लिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया, देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। फिर ये न्यूमेरिकल दिया है, आराम से करेंगे हम लोग आखिरी में। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन वी हैव डिड दिस, ठीक है। और यहाँ पर दे हैव गॉट द आंसर, ओके, जस्ट सी हियर द आंसर इज वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, और यहाँ पे मैंने टी बोला था, इन्होंने पी बोल दिया है, बिकॉज वन अपॉन आर पी मतलब पैरेलल के लिए पी बोल दिया है, बट वी हैव टू यूज आर टी, दैट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज दैट, ओके। सो दैट इज ऑल्सो डन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये सब न्यूमेरिकल्स दिए नेक्स्ट पेज पे, अब हम आते हैं हम, हाँ, दैट इज नाउ टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर क्या दिया भैया, चलो पेज नंबर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो आप अपने बुक से इस टॉपिक को निकाल लेना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइन को आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ही काम का है। इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज configuration of a resistor only connected to the battery, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current, ठीक है। And this effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, etc. अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो तीन चार लाइनें ये बहुत काम की है। अगर आपका कंडक्टर प्योरली रेजिस्टिव है ना, मतलब आपके कंडक्टर के अंदर आपने क्या यूज किया है, मतलब आपने आपका जो सर्किट है दैट इज अ प्योरली रेजिस्टिव, मतलब ये कि आपके जो सर्किट के अंदर आपने क्या यूज किया है, रजिस्टर यूज किया है, दैट इज कॉल्ड प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। तो देखिए आइए समझते हैं,
कि क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, इसको जब आप हीट देते हो, है ना, सॉरी हीट नहीं, इसको जब हम करंट देते हैं तो एक टाइम के बाद ही गर्म होता है। आपका पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जब आप उसको करंट की वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो ये गर्म होता है। अब ऐसा नहीं गर्म कि आपने स्विच ऑन किया और ये तुरंत गर्म हो गया। कुछ टाइम के बाद जब आपको ऑब्जर्व होता है 15-20 मिनट के बाद कि आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गर्म हो रहे हैं, और वही क्या होता है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये किसके लिए होता है एप्लीकेबल? अगर आपका सर्किट क्या हो, प्योरली रजिस्टिव हो, मतलब आपके सर्किट के अंदर क्या हो, रजिस्टर आपने यूज किया हो, ठीक है, और उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हो, या बैटरी नहीं तो आप एसी सोर्स दे दो। आपके घरों में क्या आता है, हमारे घरों में एसी आता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आपका करंट कुछ वेस्ट होता है और वो क्या होता है कन्वर्ट आपके हीट के अंदर। और यही क्या होता है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसके अंदर हम रजिस्टर यूज करते हैं, उसको हमने करंट दिया ताकि वो रन हो, है ना, वो मशीन रन करे, और वहां पे कुछ करंट मेरा वेस्ट होता है और वो क्या बन जाता है, हीट बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एक और नाम क्या होता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। एक और नाम क्या है इसका, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब देखिए इसे एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्या कुछ एक्सप्लेन किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट दिया, कुछ करंट वेस्ट हुआ, वो हीट में कन्वर्ट हो गया, उसी को बोल दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ दिस फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच यहाँ पर क्या होता है आपका, दैट इज अ हीट। आई तो आपको मालूम है क्या होता है आपका आई, सिंपल, आई डिनोट द करंट, आर दैट डिनोट द रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस, और टी क्या होता है आपका, टी सिंपल टाइम। और यहाँ पे हीट की क्या होती है ऐसा यूनिट, हीट की क्या होती है ऐसा यूनिट, हीट एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या होती है ऐसा यूनिट, जूल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आइए इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा टी टाइम है, इट्स नॉट टेम्परेचर। सो देखिए, तो हमें डिराइव करना है इसका फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो के अंदर एक बार आप देख सकते हैं, है ना। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, वी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, W आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को चाहूँ तो मुझे एक और चीज़ मालूम है, V क्या होता है मेरा, आई आर होता है, और मेरा V आई आर होता है, और मेरा Q क्या होता है, Q का फॉर्मूला करंट का, सॉरी चार्ज का, आई टी। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। V होता है आई आर, Q क्या होता है आई टी, और मेरा V क्या होता है W अपॉन क्यू, है ना। V के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फॉर्मूला इसका करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, और एक होता है वर्क और चार्ज के टर्म में। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, और यहाँ पे मैं इस V की वैल्यू को पुट कर दूंगा और Q की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो V हो गया मेरा आई आर, और Q क्या हो गया मेरा, यहाँ से आई टी इज इक्वल टू वर्क आ गया, सिंपल है ना। आई से आई का मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में है, आई स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो देखो फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर टी तो आ गया, लेकिन ये डब्ल्यू को एच कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी होती है कि हमने यहाँ पे जो वर्क कराया ये वर्क हुआ क्या, यहाँ पे वर्क हुआ है इलेक्ट्रॉन का घूमने का, है ना। भाई हमने इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन कराने के लिए, मेरा इलेक्ट्रिक हीटर हो या माइक्रोवेव हो, है ना, तो उसको रन कराने के लिए हमने करंट दिया, और वो क्या हुआ, करंट का वर्क हुआ, और इस करंट के घूमने से जो वर्क हुआ इससे प्रोड्यूस क्या हुआ, हीट, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक लाइन, दिस वर्क डन प्रोड्यूसेस, दिस वर्क डन प्रोड्यूसेस हीट। इसके बाद एक लाइन आएगी, दिस वर्क डन प्रोड्यूसेस हीट, देयरफॉर W इज इक्वल टू H, है ना। दिस वर्क डन प्रोड्यूसेस हीट, देयरफॉर W इज इक्वल टू H।
और आपको ये भी मालूम है कि वर्क को हम काहे में नापते हैं, जूल में नापते हैं, और हीट को भी काहे में नापते हैं हम लोग, जूल में नापते हैं, बिकॉज बोथ हैविंग द सेम एसआई यूनिट। तो हम दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये लाइन लिखने के बाद आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एच, दैट इज अ हीट एंड दैट इज अ फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हमने हीट का फॉर्मूला भी निकाल दिया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए आप इसका फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी डिड, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अब दिख पा रहा होगा आपको क्लियरली यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे दिया है आपको न्यूमेरिकल, सो दैट वी डोंट हैव टू डू राइट नाउ, विल डू लेटर ऑन, बट फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल हम नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ दैट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकली इसका क्या है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। एप्लीकेशन मतलब इस फेनोमिना को यूज करते हुए हमने कुछ बनाया है, क्या सीखा है हमने इससे। आपको मालूम है कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गर्म होते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं करंट प्रोवाइड करने के बाद, है ना, कुछ वक्त के बाद। ऐसा नहीं कि ऑन किया और ये करंट प्रोड्यूस हो गया, सॉरी हीट प्रोड्यूस हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद। अब इससे सीख के कुछ चीज़ें बनाई गई एग्जैक्टली इस पे बेस्ड, जैसे आपका लॉन्ड्री आयरन, आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके एप्लीकेशंस है। तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। इसी चीज़ पे बेस्ड आपके ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, दैट इज एप्लीकेशन, है ना। और इसी को हम बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। फिर एक चीज़ आप यहाँ से इसको आप मार्क कीजिएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही काम का होता है, इस एनसीईआरटी के अंदर आप मार्क कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे दिया क्या रहता है, इसको मैं अलग से बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है ना, ये अंदर फिलामेंट होता है, दैट इज अ फिलामेंट। और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये बनता है टंजिस्टन का। ये क्या बनता है, टंजिस्टन का। टंजिस्टन एक मेटल है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट अंदर होता है, अब तो हम एलईडी यूज करते हैं खैर, बट फिर भी थोड़ा बहुत यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में अंदर क्या होता है, यूज टंजिस्टन, ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने करंट प्रोवाइड किया, तो हमने जो करंट प्रोवाइड किया, तो इस टंजिस्टन के अंदर खूबी क्या होती है कि उस करंट को वो हीट के अंदर मतलब कन्वर्ट कर देता है, और वो हीट क्या हो जाता है, आपके लाइट के फॉर्म में वो ग्लो करता है। एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फिलामेंट होता है ये एक मेटल है, तो हम टंजिस्टन ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होने के बाद वो मेल्ट होता है, इसलिए वो आपका जल्दी मेल्ट नहीं होता है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंड थिंग ये हो गया। थर्ड थिंग इज दैट कि आपके इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर देखो, ये अंदर की तरफ क्या होता है कि दे फिल द गैसेस, है ना, दे फिल द गैसेस मतलब इनएक्टिव गैसेस, जैसे आपका आर्गन हो गया, आपका इसके अंदर नाइट्रोजन हो गया। ये गैसेस क्यों फिल करते हैं, क्योंकि आपका जो फिलामेंट है वो मेटल है, और आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो फिलामेंट है इसमें क्या हो जाएगा, करोजन। तो इससे बचाने के लिए दे ऐड द आर्गन और नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ताकि ये आपका करोजन ना हो और यहाँ पे आपका फिलामेंट खराब ना हो। वही सारी बातें यहाँ पर आपकी एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या दिया है, वही जो मैंने आपको वैल्यू बताई, ठीक है। और इसके अंदर देखो इनएक्टिव गैसेस नाइट्रोजन एंड आर्गन, है ना, इसको टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सब गिवन है, तो यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज द फ्यूज, FUSE, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसको भी देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अलग से कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आखिर होता क्या है।
ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, है ना। आपके घर के अंदर देखो, ये आपका एक पोल है ना, और यहाँ पे क्या है कि आपके भैया ये हाई टेंशन वायर जा रहे हैं आपके, ठीक है। और ये आपका सपोज ये आपका मान लीजिए घर है ना। मेरी ड्राइंग लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब है, वर्स्ट। तो ये आपके पोल पे है ना, ये आपका हाई टेंशन वायर है। अब यहाँ पे क्या होता है, पे घर के अंदर एक स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड। तो यहाँ से कनेक्शन लेके आप यहाँ पे लेके आते हो, है ना। यहाँ से कनेक्शन लेके आप यहाँ पे आते हो, ठीक है। तो आपके घर के जो बोर्ड पे क्या होता है, हम लगाते हैं एक फ्यूज़ को लगाते हैं, है ना। ये घर का आपका मान लो बोर्ड है, यहाँ पे आपका सब लगा हुआ है, वोल्ट मीटर यहाँ लगा है आपका, एम मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका एक फ्यूज़ होता है। सो बेसिकली देखो ये फ्यूज़ होता कैसे है। ये फ्यूज़ इस तरह से आपका होता है, और इसके अंदर यूज़ करते हैं आप एक लो मेल्टिंग पॉइंट का मेटल यूज़ करते हो, लो मेल्टिंग पॉइंट का मेटल यूज़ करते हैं। बेसिकली काम क्या होता है इसका, कि आपको मालूम है कि हमारे घरों में क्या आता है, एसी आता है, एसी करंट आता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, वोल्टेज कभी ज़्यादा कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि वोल्टेज कभी ज़्यादा कम होता है, और उसका काम क्या होता है कि आपके घर के अंदर जो मेन स्विच बोर्ड है, यहाँ पे इसको लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, और इसके अंदर जो वायर होता है वो आपका कॉपर का, एल्यूमिनियम का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो इसका काम क्या होता है, इट वर्क एज अ सेफ्टी डिवाइस, कि अगर बाई चांस ज़्यादा लोड आ जाए, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, ज़्यादा करंट आ जाए, तो क्या होता है कि वो तो इसमें से पास होगा ही होगा, बिकॉज इसको लगाते ही ऐसा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और अगर इसके अंदर ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज आएगा, सो दैट विल मेल्ट, ये मेल्ट हो जाएगा आपका, और फिर आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वहाँ पे करंट पहुँच नहीं पाएगा। तो इसको हम इसलिए लगाते हैं, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट दैट प्रिवेंट फ्रॉम द ओवर बर्डन ऑफ द करंट और वोल्टेज, ताकि आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो बच जाए। ये खुद को मेल्ट करा लेता है, तो घर के अंदर करंट ही नहीं आएगा, और फिर हम इसकी जगह पे, इस वायर की जगह पे वापस से एक और मेटलिक यहाँ पे फ्यूज़ को लगा देते हैं वापस से। तो ये 10-20 रुपए का फ्यूज़ आता है आपका, जो अंदर का वायर होता है सिर्फ 10-20 रुपए का आता है, और इसकी वजह से आपके घर के अंदर लाखों रुपए के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफ होते हैं। खैर इसके जगह पे तो अब एडवांसमेंट हो गया है, एमसीबी आ गया है। आपने देखा होगा कि जब लोड ज़्यादा आता है तब एक घर के अंदर एक स्विच होता है, वो डाउन हो जाता है ना। और पहले क्या था, ये फ्यूज़ था जो ये अंदर से मेल्ट होता था, लेकिन अब तो वो एमसीबी के अंदर वो डाउन हो जाता है, और फिर हम जाकर उसको अप कर देते हैं, है ना। तो दैट इज जस्ट अ सेफ्टी डिवाइस, ताकि आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बचे रहें, और ज़्यादा लोड आता है तो ये खुद को मेल्ट कर लेता है, ठीक है। और देखिए ये काय का बना होता है, ये आपके एल्यूमिनियम कॉपर का ये बना होता है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं, ठीक है। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड डू कॉमेंट फॉर दैट, ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, और अब हम आ गए चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। वह बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो देखिए बेसिकली पावर की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये बचपन में पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या होता है, आपका पावर होता है। इसकी एडवांस फॉर्म में डेफिनेशन क्या है, द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। दोनों फर्क है ना। फर्क सिर्फ क्या है, लैंग्वेज का। रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रिक पावर। मतलब क्या, बेसिकली पावर है क्या, पावर आपको ये बताता है कि आपने जो एनर्जी को यूज किया है वो किस स्पीड से यूज कर रहे हो। डिसिपेट मतलब क्या, एनर्जी का खर्च होना, एनर्जी का खर्च होना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिसिपेट। तो पावर आपको क्या बताता है कि आपने एनर्जी को कितना फास्ट यूज किया या कितना स्लो यूज किया। सपोज कि अगर आपने दिन भर में घर में सिर्फ एक फोन चार्ज किया, ठीक है, और अगर आप सेकेंड टाइम पे मान लो दिन भर में घर में फोन, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज चलाते हो नेक्स्ट डे,
तो आप ये देखोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने सिंगल फ़ोन चार्ज किया घर के अंदर तो आपका पावर उतना कंज्यूम नहीं हुआ, और अगर आपने सेकंड डे के अंदर फ़ोन, टीवी, फ्रिज सब ऑन कर दिया तो आपका पावर क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा, मतलब आप ज़्यादा एनर्जी खर्च करोगे, और यही क्या हो गया मेरा पावर। तो एनर्जी का खत्म होना ही क्या होता है आपका पावर। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पावर कंज्यूम, कम करोगे तो कम कंज्यूम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पावर का, दैट इज वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। इसके फॉर्मूले दो तीन होते हैं, V इज इक्वल टू आई आई, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको अलग से फॉर्मूले, देखो यहाँ पे है ना पावर का फॉर्मूला, वी आई भी बोलते हैं एक फॉर्मूला। अगर यहाँ पे मैं V की वैल्यू पुट कर दूँ आई आर, मुझे मालूम है, देखो ध्यान से, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैं V को आई आर पुट कर दूंगा और यहाँ पे एक और आई रहेगा मेरा, सो पावर बिकम आई स्क्वेयर आर। तो सेकंड फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। अगर इसका एक और फॉर्मूला बोलना हो, थर्ड फॉर्मूला, तो दैट इज अ वी स्क्वेयर अपॉन आर, थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला बोलना हो तो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और एक और फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले ज़्यादा है यहाँ पे ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी, तो मैं मतलब वर्क क्या होता है एनर्जी के, सॉरी, बराबर होता है, तो मैं इसको पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से इसके इतने सारे फॉर्मूले आ गए, है ना, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले पावर के होते हैं। अब ये फॉर्मूले हम कब कैसे यूज़ करते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि आपको न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 1 वॉट पावर की डेफिनेशन, है ना, दे हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट पावर। पहली बात ये कि पावर क्या होती है, ऐसा यूनिट वॉट होती है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट पावर, क्या है, इट इज अ पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पियर करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मैंने आपको सिखाया था ना कि कैसे बनाते हैं 1 की डेफिनेशन, P इज इक्वल टू वी आई है। तो देखो P कितना कर दिया, 1 वोल्ट कर दिया, V कर दिया 1 वोल्ट, और I कर दिया 1 एम्पियर। तो वही क्या हो गया कि पावर कंज्यूम किया है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने जब उसके अंदर 1 एम्पियर करंट हो और उसको आप ऑपरेट करते हो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो वो क्या हो गया आपका 1 वोल्ट, दैट इज अ पावर। और आपको ये मालूम है कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मोटर्स आते हैं घर के अंदर, है ना, पानी को टंकी में मतलब ले जाने के लिए, हम बोलते हैं 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है। तो HP मतलब क्या, दैट इज अ हॉर्स पावर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 HP की, 746 वॉट। तो ये याद रखिएगा, है ना, 1 HP मतलब 746 वॉट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, HP मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। अब समझते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज अ 1 किलोवाट आवर। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये 1 किलोवाट आवर। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, इसे हम 1 यूनिट के बराबर भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये 1 किलोवाट आवर क्या है, ये कमर्शियल यूनिट है, इट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब आइए समझते हैं आखिर ये है क्या 1 किलोवाट आवर। देखिए अगर मैं बोलूँ इसकी डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट, 1000 वॉट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसको आपने यूज किया है 1 आवर के लिए। 1000 वॉट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सॉरी, किलोवाट मतलब क्या, 1000 वॉट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 किलोवाट कितना होता है आपका, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या कि अगर आपने 1000 वॉट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, तो 1000 वॉट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसको अगर आपने यूज किया है 1 आवर के लिए, वही क्या होता है मेरा 1 किलोवाट आवर, और जो क्या होता है मेरा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी आप सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दो, नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। सो व्हेन 1 किलोवाट
of electrical appliance has used for 1 hour is called 1 kilowatt hour और that is equal to 1 unit। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। हमारे घरों में जो मीटर से जो बिल आता है इलेक्ट्रिक का, हम कितना बोलते हैं कि हमारे घर में मतलब एक महीने में हमने कंज्यूम कर लिया 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। तो बेसिकली हमारे घर में जो यूनिट है 1 यूनिट, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा ना मीटर के अंदर, घर के अंदर वो मीटर के अंदर 1 2 3 सब आगे बढ़ते हैं और जब महीने का बिल आता है आखिरी में तो हम बोलते हैं भैया 30 यूनिट उठ गया, 50 यूनिट उठ गया, 100 यूनिट उठ गया। तो ये यूनिट होता क्या है, ये होता है यूनिट मतलब क्या, 1 यूनिट कितना होता है मेरा, 1 किलोवाट आवर होता है। बेसिकली ये 1 यूनिट जो होता है घर के अंदर, ये बताता ये है कि आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर लिया है। सो 1 यूनिट मतलब क्या, दैट डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी हैव यूज। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि आपने कितना एनर्जी यूज कर लिया। अब इसकी हम निकालते हैं वैल्यू कि 1 यूनिट मतलब कितना जूल होता है। देखो 1 यूनिट मतलब कितना जूल होता है, निकालते हैं। 1 किलोवाट मतलब क्या, 1000 watt, that is a 1000 watt। ठीक है, तो मतलब मैं डायरेक्ट सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो 1 किलोवाट कितना हो गया, 1000 watt, ये तो आपको क्लियर ही है। इसके बाद 1 आवर, 1 घंटे में कितने होते सेकंड, 1 आवर में आपको मालूम है 60 मिनट, और सेकंड से करने के लिए कन्वर्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 60, बिकॉज 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड। सो 1 आवर 60 मिनट इंटू वापस 60 टू गेट इनटू द सेकंड, बिकॉज टाइम को क्या में करते हैं मेजर हम, ऐसा यूनिट सेकंड में, इसलिए कर दिया सेकंड में कन्वर्ट। 60 से किया मल्टीप्लाई मिनट में लाने के लिए, और वापस 60 से किया इनटू द सेकंड में लाने के लिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको मैं 36 इंटू, देखो 1 2 3 3 0 और यहाँ पे 4 0 और ये 5 0, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 5 मतलब क्या, एक के आगे 5 0, तो इसको ऐसा लिख दिया। और अगर मैंने यहाँ पे एक डेसिमल शिफ्ट किया, सो द पावर विल इंक्रीज एंड इट बिकम 6। आप सॉल्व कर लोगे। 1 किलोवाट मतलब क्या 1000, और 1 आवर मतलब क्या 60 मिनट, और फिर हमने उस 60 मिनट को सेकंड में भी करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 0 यहाँ पर है और 4 और 5, तो 10 टू द पावर 5 लिख दिया, और डेसिमल शिफ्ट किया तो पावर एक रेस हो गया, और ये आ गया मेरा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट। तो आपने 1 यूनिट के अंदर मतलब अगर आप घर के अंदर यूनिट 1 हुआ यूज, 2 हुआ यूज, तो मतलब 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो अगर मान लो आपके घर के अंदर आपने कंज्यूम किया है सपोज एक महीने में 100 यूनिट, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी हैव यूज। तो कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। तो आपने इतना एनर्जी यूज कर लिया एक महीने के अंदर। तो ये हो गया 1 यूनिट का मतलब कि आपने कितना एनर्जी खत्म किया। तो व्हाट इज अ 1 यूनिट, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी हैव यूज्ड। ठीक है, एंड दैट इज दैट मच ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितने का निकालना है यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम कवर करेंगे आपका एसएसटी भी कवर करेंगे, मैथ्स भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।